हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म को, जो कि आपके बिजनेस फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यूजीसी नेट के किसी भी एग्जाम में, किसी भी शिफ्ट के एग्जाम में आप देख लेंगे कि ये इस चैप्टर से, इस टॉपिक से पूछा गया सवाल जरूर है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें हम लोग पॉलिसीज होते हैं, रिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी एंड इरेलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज डिटेल में सीखने वाले हैं, डिटेल में जानने वाले हैं। और वीडियो को प्यारे बच्चों जरा आप लोग लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस फाइनेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो रेलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ये कहता है कि जो भी हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स को, वो रेलेवेंट है, वो मैटर करता है वैल्यूएशन ऑफ फर्म के लिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे फर्म के वैल्यूएशन के लिए। इनका कहने का मतलब है कि जैसा आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी हिसाब से आपके फर्म का वैल्यू भी डिटरमाइन किया जाता है मार्केट में। ठीक है, तो आखिर ये पूरी बात है क्या रेलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी? चलिए इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। तो रेलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी कहा गया है प्यारे बच्चों की जनरली द फर्म पे डिविडेंड एंड व्यू सच डिविडेंड पेमेंट पॉजिटिवली। तो फर्म जो है डिविडेंड पे करता है और उस डिविडेंड पेमेंट को पॉजिटिव वे में ही क्या करता है, देखता है। ठीक है, अच्छा। द इन्वेस्टर ऑल्सो एक्सपेक्ट एंड लाइक टू परसीव डिविडेंड इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। भाई जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी फर्म के शेयर को आपने खरीदा, तो आप ये हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें जो है वो डिविडेंड के क्या रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे और एक फेयर रेट से डिविडेंड मिलता रहे। द फर्म पेइंग डिविडेंड मे बी एडवर्सली रेटेड बाय इन्वेस्टर अफेक्टिंग देयर बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो कहा गया जो फर्म पे कर रहा है डिविडेंड, वो एडवर्सली रेट किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा और उसी से ही हमारे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी डिसाइड होते हैं। मतलब रेलिवेंसी पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी ये कहता है कि आप जितना अच्छा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ही अच्छा मार्केट में आपके शेयर का वैल्यू अच्छा होगा, और जितना मार्केट में वैल्यू ऑफ शेयर मेरा अच्छा होगा, वही उससे क्या होगा, हमारे कंपनी का भी वैल्यू उतना ही अच्छा माना जाएगा। द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ दो सपोर्टिंग द डिविडेंड रेलेवेंसी इज दैट द करेंट कैश डिविडेंड रिड्यूस द इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी। कहा गया है कि जो भी हम लोग करंट फॉर्म में कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड के रूप में, वो रिड्यूस करता है इन्वेस्टर्स के अनसर्टेनिटी को। इन्वेस्टर विल डिस्काउंट द फर्म्स अर्निंग एट ए लोअर रेट के, ठीक है, देयर बाय प्लेसिंग ए हायर वैल्यू ऑन दी शेयर। तो इन्वेस्टर क्या करता है कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर को ज़्यादा डिटरमाइन कर लेता है, क्योंकि जिसकी जितनी अच्छी डिविडेंड पॉलिसी, उसका वैल्यू ऑफ फर्म भी उतना ही अच्छा। इफ डिविडेंड आर नॉट पेड देन द अनसर्टेनिटी ऑफ शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर विल इंक्रीज। सही बात है भाई कि अगर डिविडेंड हम सही तरीके से नहीं बांटेंगे, ठीक है ना, सही रेट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो वहां पे जो है शेयर होल्डर्स का जो अनसर्टेनिटी लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा और उस हिसाब से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी हमारा लो हो जाएगा। सो इट मे बी आर्ग्यूड दैट, ये आर्ग्यू किया गया दैट द डिविडेंड पॉलिसी हैज एन इफेक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। यही है रिलेवेंसी मॉडल कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जितना अच्छा डिविडेंड हमारा होगा उतना ही मार्केट वैल्यू, देखिए डिविडेंड जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और वैल्यू ऑफ फर्म भी हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, तो डिविडेंड ज्यादा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ज्यादा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ज्यादा तो वैल्यू ऑफ फर्म भी ज्यादा। ठीक है, ये कहा गया रेलेवेंसी मॉडल डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। अब रेलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में
कुछ लोगों ने इनके कुछ मॉडल्स दिए थे। सबसे पहले है वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर जी का नाम पूरा क्या था? जे ई वॉल्टर, ठीक है ना। तो जे ई वॉल्टर ने सपोर्ट किया कि डिविडेंड रेलेवेंसी पॉलिसी को। इन्होंने कहा कि भाई जितना अच्छा डिविडेंड दोगे उतना ही बढ़िया हमारा मार्केट प्राइस होगा। तो इन्होंने कहा कि द डिविडेंड पॉलिसी हैज ए बियरिंग कॉस्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड हैज प्रेजेंटेड ए मॉडल टू एक्सप्लेन द रेलेवेंसी ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। तो वॉल्टर मॉडल ने इन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि एक कंपनी का जितना अच्छा डिविडेंड होगा उतनी ही मार्केट प्राइस उसकी अच्छी होगी, ठीक है। तो इस डिविडेंड पॉलिसी को मतलब कैसे हम डिविडेंड को अच्छा करें और कैसे हम लोग अपने मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को बढ़ा सके, जिसके वजह से हमारा कंपनी का भी शेयर वैल्यू ज़्यादा हो मार्केट में। तो इसको लेके इन्होंने कुछ एजम्पशन दिया। इसको लेके उन्होंने कुछ एजम्पशन दिया कि अगर अगर आप लोग इन एजम्पशन को, इन चीज़ों को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो ज़रूर से हमारा डिविडेंड ज़्यादा रहेगा, और डिविडेंड ज़्यादा रहेगा तो मार्केट वैल्यू में शेयर का दाम भी ज़्यादा रहेगा, और मार्केट वैल्यू में अगर शेयर का दाम ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या रहेगा प्यारे बच्चों? वो भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस थ्रू द रिटर्न अर्निंग। इन्होंने कहा जितना भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है चीजों पे, उसको हम लोग कहाँ से करें? उसको हम लोग करें अपने रिटेन अर्निंग से करें, ठीक है ना। रिटेन अर्निंग से मतलब जो आप अपना अपना फर्म का जो अपना खुद का प्रॉफिट है वहां से वो क्या करता है? रिटेन अर्निंग करता है ना। रिटेन अर्निंग इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से जो पोर्शन बचाता है उसी में से वो सारे चीज़ों को क्या करे? उसी में से वो सारे चीज़ों को फाइनेंस करे, ठीक है ना। वो बाहर से कोई भी उधार ना ले। नो एक्सटर्नल फाइनेंस, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फाइनेंस आप लेंगे तो आपको वहां पे कॉस्ट पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फिर आपका जो फर्म का प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो डिविडेंड कम बांटना पड़ेगा, और डिविडेंड कम बांटेंगे तो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा और वैल्यू ऑफ फर्म रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा है कि रिटेन अर्निंग से ही आप क्या करो? सारी चीजों को फाइनेंस करो, ताकि हमें कोई फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट का पेमेंट ना करना पड़े। सेकेंड है द बिजनेस रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम इवन आफ्टर द फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर टेकन। क्या कहा? जो जो बिजनेस का रिस्क कॉम्प्लेक्शन है, बिजनेस का जो रिस्क कॉम्प्लेक्शन है वो सेम होना चाहिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जो भी रिस्क है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, बिजनेस का रिस्क बढ़ना नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से बिजनेस के ऊपर रिस्क जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना रिस्क होगा उतना ही कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा भविष्य में, ठीक है। और कॉस्ट ज़्यादा बियर करना पड़ेगा तो आपको पता है कि मार्केट वैल्यू तो कम हो जाएगा शेयर का। इन अदर वर्ड में क्या बोला गया? जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आर से। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसको आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के से या के ए से डिनोट करते हैं, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और द फर्म हैज ए इनफाइनाइट लाइफ। हाँ, जो फर्म का लाइफ है वो हमें क्या एज्यूम करना है? इनफाइनाइट लाइफ एज्यूम करना है फर्म का। ये है वॉल्टर मॉडल। इन्होंने कुछ और भी बातें बताए हैं। दिस मॉडल कंसिडर दैट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन ऑफ ए फर्म आर इंटर रिलेटेड। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और डिविडेंड डिसीजन है ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? कि इन्होंने कहा कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने रिटेन अर्निंग से, ठीक है ना, उतना ही हम लोग अपने प्रॉफिट को बचा सकते हैं। कोई हमें फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं होगा, और जब फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं होगा तो हम अच्छे से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अच्छे से जब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मेरा बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा है कि दस ए फर्म कैन मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म बाय अडॉप्टिंग ए डिविडेंड पॉलिसी। तो कौन सा डिविडेंड पॉलिसी अपने को अपनाना है? इफ आर रेट
इज ग्रेटर देन द के ई मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, द पे आउट रेशियो शुड बी जीरो, दैट इज द रिटेंशन रेशियो इज 100%, तो हायर द रिटेंशन रेशियो हायर वुड बी द प्राइस। तो आर किसको बोला था हम लोगों ने, सर आर हम लोगों ने बोला था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारे अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, मतलब रिटर्न जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया अगर वो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वहाँ पे हम अपने क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग सर यहाँ पे 100% अपने प्रॉफिट को बचा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जितना लागत लगी है वो रिकवरी हो जा रहा है उसी के रिटर्न से, तो ऐसे में प्रॉफिट के ऊपर कोई बर्डन नहीं आया, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट के ऊपर बर्डन नहीं आया तो प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आराम से, किसके लिए, डिविडेंड के लिए, तो यहाँ पे फर्म का जो प्राइस हो जाएगा शेयर का वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसी का अगर उल्टा हो गया तो फर्म अपने प्रॉफिट को बचा के रख नहीं पाएगा, फर्म को प्रॉफिट को खर्च करना पड़ेगा, किसके लिए, यही कॉस्ट को बियर करने के लिए, वहां पे क्या हो जाएगा, पे आउट रेशियो अगर आर लेस देन वो के इज द पे आउट रेशियो शुड बी 100%, ठीक है, तो द फर्म शुड नॉट रिटेन एनी प्रॉफिट हायर द डिविडेंड, तो हायर वुड बी द प्राइस। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना, तो इन दो बातों को यहाँ पे हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो अगर आर बराबर हो गया के सर, तो डिविडेंड इज इररिलेवेंट एंड द डिविडेंड पॉलिसी इज नॉट एक्सपेक्टेड अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर, तब तो इररिलेवेंट हो जाएगा ना अगर दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए बोला गया है प्यारे बच्चों कि अगर रिटेन अर्निंग हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, अगर हम लोग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो पे आउट रेशियो शुड बी जीरो, दैट इज द रिटेंशन ऑफ 100% प्रॉफिट, तो हम अपने 100% प्रॉफिट को रिटेन कर सकते हैं, हमें पे आउट रेशियो कुछ नहीं करना पड़ेगा, और हायर द रिटेंशन तो हायर वुड बी द प्राइस। इफ अगर आर लेस देन के ई हो गया तो पे आउट रेशियो शुड बी 100% एंड द फर्म शुड नॉट रिटेन एनी प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके फॉर्मूले की तरफ। तो देखिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू डी अपॉन के ई, P इज इक्वल टू डी अपॉन के ई प्लस आर डिवाइडेड बाई के ई माइनस डी और डिवाइडेड बाई के ई। तो P का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, D मतलब डिविडेंड पर शेयर, R मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, E मीन्स अर्निंग पर शेयर, ठीक है। आगे देखेंगे तो इस फॉर्मूले में एज पर द अबव फॉर्मूला द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इज द सम ऑफ टू, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दो चीज का सम है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड, तो ये चीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ रिटर्न फ्रॉम द रिटेन अर्निंग, इस चीज के बारे में बोला गया है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ रिटर्न फ्रॉम रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्यों ना एक सवाल कर लिया जाए ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छे से और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग सवाल देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल लिया हुआ है कि अर्निंग पर शेयर है EPS 10 जो कि कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.10 है, या आप इसको 10% कहिए, फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अंडर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न 8%, 10%, 15% फॉर डिफरेंट पे आउट रेशियो 0%, 40%, 80% और 100%। तो आइए प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था सर, हमारा फॉर्मूला जो था वो P इज इक्वल टू डी अपॉन के ई प्लस क्या था आर रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय के ई, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ई फॉर EPS माइनस डिविडेंड, और डिवाइड में फिर क्या कर देंगे सर, डिवाइड में हम लोग फिर कर देंगे कॉस्ट ऑफ
इक्विटी कैपिटल, ठीक है ना, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक बार सॉल्व करेंगे हम लोग इसको यहाँ पे। देखिए तो सबसे पहले डिविडेंड कितना था, तो सर डिविडेंड है 4, ठीक है, 40% बोला है ना यहाँ पे। देखिए फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ अंडर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न, तो 8, 10 और डिफरेंट पे आउट रेशियो 0, 40, 80, 100। तो अगर हम लोग 0 पे तो कुछ नहीं निकलेगा, तो अगर हम 0% क्या रख रहे हो, 0% डिविडेंड रख रहे हो, ठीक है ना, 40%, पहले 40% पे निकालेंगे। तो 40 अपॉन के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.10 प्लस आर क्या हो गया, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया हमारा, रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे हम लोग, तो देखिए फाइंड आउट द मार्केट अंडर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न, तो 8%, 10%, 8%, 10%, 15%, ठीक है, ये चीज बोला गया है। तो अगर हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं कि जहां रेट ऑफ रिटर्न 40% है, हम ये मान के कैलकुलेट कर रहे हैं जहां रेट ऑफ रिटर्न हमारा 40% है और हमारा जो पे आउट रेशियो है, पे आउट रेशियो नहीं, रेट ऑफ रिटर्न कितना माना, रेट ऑफ रिटर्न माना है मैंने क्या, डिविडेंड का जो रेट है वो 40% हम मान रहे हैं, और जो रिटर्न है, रिटर्न वो हम कितना मान लेते हैं, वो हम यहाँ पे 15% मान ले रहे हैं। इस पे अभी निकाल रहे, ठीक है ना, इस पे तो यहाँ पे हो जाएगा 15% यानी 0.15 डिवाइडेड बाई के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.10, ठीक है, और ई तो अर्निंग पर शेयर कितना है 10, और डिविडेंड कितना है, डिविडेंड मैंने यहाँ पे 40% एज्यूम किया तो 4 हो गया, डिवाइडेड बाई के ई, तो के ई कितना है 0.10। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 40, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो 40 आ जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 कितना हो जाएगा 0.5 और 6 कितना हो जाएगा, 15 6 90, ठीक है, तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, ये 130 रुपये। ये 130 कब आया, जब हम लोगों ने रेट ऑफ रिटर्न 40% पे किया है, रेट ऑफ रिटर्न जो है डिविडेंड का वो 40% पे किया है, ठीक है, और हम लोगों ने जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% पे निकाला है, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए इसका अल्टरनेट दूसरा, अगर हम लोग रेट ऑफ रिटर्न 8% पे निकाल ले तो सिमिलरली अगर आप लोग रेट ऑफ रिटर्न, ध्यान से देखिएगा, सब पे निकालने बोला है ना, तो अब हम निकाल रहे हैं 8% पे, 8% है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% है, ठीक है, यहाँ पे था ना 80%, ये अब हम इसमें निकाल रहे हैं कि अगर 80% है, ठीक है, और 8% हम अगर रेट अब एज्यूम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए हम तो अभी अपने मन से इसको निकाल रहे हैं, आप चाहे तो रेट ऑफ रिटर्न कुछ और रख लीजिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो कुछ और निकाल लीजिए, तो आपका मन, ठीक है ना, आपका मन। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दे दिया और कैलकुलेशन करने का तरीका सिखा रहे थे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कांस्टेंट बोल दिया, ये तो किसी भी रेट ऑफ रिटर्न से या पे आउट रेशियो से ये बदलने नहीं वाला है, ये तो 0.10 ही रहेगा। तो 8% रेट ऑफ रिटर्न को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, अच्छा ये तो 80% पे हो गया, पे आउट रेशियो 80%, और रेट ऑफ रिटर्न क्या बोला है 8%, तो 8% मतलब क्या हो गया 0.08, 0.08, फिर ये क्या हो जाएगा 0.10 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर उसके बाद ये 10, और अर्निंग पर शेयर क्या है वो भी कांस्टेंट है 10, और फिर उसके बाद ये, ठीक है, क्या पे आउट रेशियो डी डिवाइडेड बाई 0.10 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 प्लस, और इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे हो गया, ठीक है, एक मिनट, ये 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, 8 2 16 हो गया, ठीक है ना, 16,
8 इधर आ गया और इधर 2, तो 8 2 से 16, 16 हो गया। ठीक है, मतलब इतने को जब पूरा सॉल्व करेंगे आप लोग इतने को, तो 16 आ जाएगा, तो ये आ गया वैल्यू 96 हो गया। ठीक है, 96 हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों अगर हम लोग एक टेबल बनाए तीनों का ही, ठीक है ना, तीनों का ही, तो जिसमें आप लोगों ने हमें बोला है, जिसमें ये कहा गया है डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%, फिर उसके बाद क्या बोला गया था, 40%, 80%, यही बोला गया था ना, 0 40 80 और 100%, अच्छा 100 भी है, 0 40 80 और 100%। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न को अगर हम लोग अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न ले ले, तो एक बार हम 15% ले ले। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या ले ले, 10% ले ले, और फिर हम लोग 8% ले ले। देखिए अगर 0 पे निकालेंगे तो वो तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 150, 180, कि अगर पे आउट रेशियो 0 है तो फुल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 150 रुपये, 100 रुपये और 80 रुपये। ठीक है, अगर 40% था तो 40% पे अभी हम लोग निकाले थे 130 रुपये, 130 रुपये, और उसके बाद आप लोगों ने निकाला था किसमें, कि 8% पे। ठीक है ना, 8% पे, तो 8% तो यहाँ पे है, तो जब 8% लिए थे तो यहाँ पे आउट कितना रखे थे, 80%, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 96 आ गई थी। ठीक है, 96। तो इसी तरीके से जब आप लोग अलग अलग रेट पे निकाल के देख चेक करेंगे, तो यहाँ पे अगर 80% का हम लोग क्या ले ले, पे आउट रेशियो, और रेट अगर 15% ले लेंगे, तो वहाँ पे वैल्यू आएगा 110। आप लोग निकाल के चेक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर 100% हमारा पे आउट रेशियो हो गया और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 100 रुपये। उसी तरीके से अगर रेट ऑफ रिटर्न है 10% और पे आउट रेशियो 40% है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 100 रुपये। तो यहाँ पे सब पे 100 रुपये ही मिलेगा। ठीक है ना, 100 रुपये। इधर कितना मिलेगा, अगर रेट ऑफ रिटर्न 8% है, पे आउट रेशियो 40% है, तो 88, और उसी तरीके से पे आउट रेशियो 100% है और रेट 8% है, तो ये 100। मतलब हम लोग को ये समझ में आ गया सर कि अगर पे आउट रेशियो 100 है तो अगर यहाँ पे आउट रेशियो क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100 है, तो चाहे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमें पे कितना करेगा, 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप देखिए सारे रेट्स को अल्टरनेटिवली ऐसे रख के देख लीजिएगा आप लोग को फॉर्मूले में, तो आपको चीज़ें और भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे गॉर्डन्स मॉडल। तो मैरॉन गॉर्डन ने ये गॉर्डन मॉडल दिया था, इसको बर्ड इन हैंड मॉडल भी कहा जाता है। तो मैरॉन गॉर्डन ने क्या कहा था कि मैरॉन गॉर्डन एज also proposed a model suggesting that the dividend policy is relevant and can affect the value of the share and the value of the firm. This model is also based on the assumption similar to that made in वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर मॉडल ने क्या कहा था कि भैया जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है वो सब हम अपने रिटेन अर्निंग से करें, हम बाहर से कोई भी बाहर के किसी भी फाइनेंस का सहारा ना लें। ठीक है, हाउएवर टू एडिशनल एजम्पशन मेड बाय दिस मॉडल आर एज फॉलोज। तो दो एडिशनल एजम्पशन क्या है, द ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म जी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिटेंशन रेशियो बी एंड इट्स रेट ऑफ रिटर्न रेट, दैट इज जी इज इक्वल टू बी आर। ठीक है, तो क्या बोला है इन्होंने, जो ग्रोथ रेट है जी वो प्रोडक्ट होगा किसका, रिटेंशन रेशियो और रेट ऑफ रिटर्न का, ये इन्होंने बोला। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिसाइड बीइंग कांस्टेंट इज मोर देन द ग्रोथ रेट, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा। ये दो एजम्पशन इन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए अब
आगे बढ़ेंगे हम लोग, गॉर्डन जी के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, इन्होंने और क्या क्या बातें कहा है अपने मॉडल में। तो गॉर्डन ने आर्ग्यू किया कि इन्वेस्टर डू हैव ए प्रेफरेंस ऑफ करंट डिविडेंड एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड पॉलिसी एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो बर्ड इन हैंड मॉडल इन्होंने दिया था। तो इन्होंने कहा था कि आज का जो वैल्यू है, आज की जो आज जो आप पे करोगे हाथ में मुझे, वो ज्यादा मेरे लिए मायने रखेगा, बशर्ते मतलब भविष्य के सपने मत दिखाओ। आज जो आप मुझे हाथ में पे करोगे, हाथ में जो पैसा रखोगे, वो ज्यादा मैटर करेगा आपके वैल्यू ऑफ फर्म के लिए। आप भविष्य में बड़े बड़े सपने जितने भी दिखा लो, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप प्रेजेंट में जितना मुझे पे करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ फर्म को डिटरमाइन करने के लिए। ये चीज इन्होंने कहा है बर्ड इन हैंड मॉडल में। He has built the model on the basic premises that the investor are basically risk adverse, ठीक है ना, and they evaluate the future dividend capital gain as a risky and uncertain proposition। उन्होंने कहा कि जो भविष्य में सपना दिखा रहे हो वो रिस्की है भैया, भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है। तो भविष्य किसने देखा है, यही कहा जाता है ना कि तो भविष्य तो बहुत अनसर्टेन है। तो भविष्य में आप बड़े बड़े सपने जो भी दिखा रहे हो, तो भविष्य की चीजें हम लोग भविष्य में सोच लेंगे। आप अभी जो प्रेजेंट में मुझे पे कर रहे हो हाथ में, वही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वैल्यू ऑफ फर्म के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा है डिविडेंड आर मोर प्रिडिक्टेबल देन कैन कैपिटल गेन। तो आप बड़े बड़े सपने मत दिखाओ कि भविष्य में हम आपको इतना गेन देंगे उतना गेन देंगे, आप प्रेजेंट की बातें करो। बार बार इन्होंने इसी चीज पे फोकस किया है। मैनेजमेंट कैन कंट्रोल डिविडेंड बट इट कैन नॉट डिक्टेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। भाई आप डिविडेंड की बात करो ना, आप ये क्यों कह रहे हो कि देखो मार्केट में आज डिविडेंड मत लो, भविष्य में तुमको नहीं पता कि तुम्हारे मार्केट का प्राइस क्या हो जाएगा शेयर का। जो शेयर का प्राइस तुम देख रहे हो 100 रुपए में, वो मार्केट में पता है कितना हो जाएगा, 500 रुपए। तो इन्होंने कहा है कि ये सपने मत दिखाओ, तुम भविष्य के बारे में आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो ऐसे इतने एक्यूरेसी से। इसीलिए आज की बात करो, आज डिविडेंड कैसे पे कर रहे हो आप, यही मैटर करेगा वैल्यू ऑफ फर्म के लिए। द इंक्रीमेंटल रिस्क एसोसिएटेड विद द कैपिटल गेन implies a higher required rate of return for discounting the capital gain than for discounting the current dividend। इन अदर वर्ड्स इन्वेस्टर वैल्यू करंट डिविडेंड मोर हाईली। वही देखिए बोला है, करंट में जो डिविडेंड पे कर रहे हो उसका ज्यादा वैल्यू होगा ना, किससे, एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं आप। तो बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट क्या था इन्होंने जो दिया था, तो आपसे पूछा जाता है, देखिए प्यारे बच्चों ये पूछा गया है कि बर्ड इन हैंड मॉडल किन्होंने दिया है, बर्ड इन हैंड। तो मेरॉन गॉर्डन जी ने दिया है, मेरॉन गॉर्डन। और हम लोगों को मैच द कॉलम पूछा जाता है, फॉर्मूले से रिलेटेड मैच द कॉलम भी पूछा जाता है। एक बार पढ़ देते हैं हम आप लोगों के लिए कि बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस मॉडल सजेस्टेड दैट द डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट एज द इन्वेस्टर प्रीफर करंट डिविडेंड एज अगेंस्ट द फ्यूचर डिविडेंड अनसर्टेन कैपिटल गेन। व्हेन द इन्वेस्टर आर सर्टेन अबाउट देयर रिटर्न दे डिस्काउंट द फर्म्स अर्निंग एट ए लोअर रेट। ठीक है ना, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि अगर आपका डिविडेंड ज्यादा है तो फर्म के अर्निंग्स को हम लो रेट से डिस्काउंट करते हैं, लो रेट से डिस्काउंट करते हैं, ठीक है ना, और प्लेस कर देते हैं हायर वैल्यू ऑफ द शेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू E1 माइनस बी divided by KE minus BR। P means market price of equity share, E means earning per share of the firm, B means retention ratio मतलब 1 minus payout ratio, और R का मतलब हो गया rate of return on investment of the firm, KE का मतलब हो गया cost of equity share capital, और BR का मतलब होता है growth rate of the firm। तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग इसके लिए भी बिल्कुल वही जो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया, तो उसी का ही हम फिर से उसी क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट किए, ताकि आप लोग दोनों फॉर्मूले में, दोनों मॉडल्स में अंतर समझ पाओ। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग ने सेम क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट किया है। तो ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिया था आपने सबसे पहले,
सर सबसे पहले 15% पे आउट रेशियो, 40% दिया था रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे भी वही लेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है। तो 15% क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न और 40% पे आउट रेशियो। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न पहली बार वहाँ पे लिया था हम लोगों ने, रेट ऑफ रिटर्न 15% और पे आउट रेशियो 40%। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या अंतर आएगा। तो फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू ई 1 - बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के ई माइनस बी आर, के ई माइनस बी आर। ठीक है, तो अगर हम लोग रखेंगे ई, तो ई मीन्स अर्निंग पर शेयर जो कि ईपीएस है 10 है, 1 - बी, तो 1 - बी, तो 1 - बी हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, तो देखिए 1 - बी कितना हो जाएगा, तो 1 अगर हम 0.4, ये 0.4 पे आउट रेशियो अगर इतना हो गया तो हमारा बी कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी हो जाएगा सर 0.6। चलिए, तो के ई कितना है हमारा सर, के ई तो कांस्टेंट है 0.10। ठीक है ना, 0.10 माइनस बी आर। ठीक है, तो बी आर कितना हो जाएगा सर, बी आर हो जाएगा, ये बी आपने बोला है 0.6 और हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है ना, तो रेट ऑफ रिटर्न मैंने बोला है कितना लेने को, 15%। तो सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 0.09, 0.09। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सर, इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 400 रुपये। तो पिछले में कितना वैल्यू आया था, तो पिछले में याद करिए हम लोगों का वैल्यू आया था 130 रुपये। अच्छा यहाँ पे 96 आया था, नहीं 96 नहीं 130 आया था, हाँ 130 आया था। सोचिए, तो गॉर्डन मॉडल में कितना वो ज़्यादा आ गया, 400 रुपये आ गया। उसी तरीके से हम लोगों ने फिर रखा था कितना, हम लोगों ने रखा था रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों ने रखा था कितना 8%, और पे आउट रेशियो फिर मैंने वहाँ पे कितना रखा था 80%। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बी कितना हो जाएगा, बी, तो बी हो जाएगा सर मेरा यहाँ पे 1 - 0.8, तो इज इक्वल टू 0.2 हो जाएगा। ठीक है, और ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट मतलब बी आर, तो सर बी आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो सर बी आर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो आपने रखा है 0.2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 0.08 से। ठीक है, क्योंकि 80% है, 80% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0.016। तो अब हम लोग फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, P इज इक्वल टू 10 1 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 0.16 इज इक्वल टू, ये इसको अगर आप सब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ऊपर ही आ जाएगा 0.8, तो ऊपर ही आ जाएगा 8, और नीचे अगर आप लोग माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो नीचे अगर आप लोग माइनस करेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 100 कर देते इसको और इसको करेंगे 0.016, तो घटा लीजिए इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे 49, तो 0.94 आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप लोग इसको प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹95 राउंड ऑफ में, तो 95 रुपये आ गया। तो इस हिसाब से अगर आप लोग सेम सेम टेबल आप बना लेंगे फिर से यहाँ पे आप लोग, तो देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो R इज इक्वल टू 15%, फिर यहाँ पे R इज इक्वल टू 10%, फिर यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिविडेंड पे आउट कितना, क्या क्या रेट था, 0% था सर, देखिए 0% था, 40% था, 80% था और 100% था। ठीक है, सबको दिख रहा है। अगर 15% पे रख के देखिए, अगर 0 है यहाँ पे तो ये सब क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब 0 आ जाएगा, आप लोग रख के देखिएगा ज़रूर फॉर्मूले में।
तो मैंने तो सॉल्व किया है, मैंने तो क्योंकि सॉल्व कर लिया है पहले से, तो इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता दूंगा। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 40% है, रेट 15% है, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला था सर 400 रुपये। अगर 80% पे आउट रेशियो है, 15% ये है, तो कितना हो जाएगा 114.3 समथिंग आएगा, ठीक है ना। और उस तरीके से 15% है और पे आउट रेशियो जहाँ 100 है, तो 100, ये तो आप लोगों ने देखा ऊपर भी, तो ये तो 100 तीनों पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लोगों ने सॉल्व किया था, ये 95 आ रहा था अभी। अगर 10% का रेट ऑफ रिटर्न है और 40% पे आउट रेशियो है, तो यहाँ पे ये 100 रुपये ये भी हो जाएगा और ये भी यहाँ पे 100 रुपये हो जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे निकालेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 77 आएगा, 77, ठीक है। तो एक बार ज़रूर से आप लोग इसको सभी वैल्यूज़ को एक बार आप लोग फॉर्मूले में पुट करके देखिएगा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आप लोग को चीज़ों की और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इररिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। इररिलेवेंसी में कहा गया है कि डिविडेंड पॉलिसी और वैल्यू ऑफ फर्म मैटर नहीं करता है, ठीक है, तो मैटर नहीं करता है। एक बार थोड़ा सा जरूर पढ़ देंगे हम आप लोग के लिए। What a firm pay as a dividend to shareholder is irrelevant and the shareholder are indifferent about receiving current dividend or receiving capital gain in the future. The advocate of this school of the thought argued that the dividend policy has no effect on the market price of the share. ये बात इन्होंने कहा है। अब इसको लेके कौन कौन से थ्योरीज है आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले है रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले क्या है, रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड। तो प्यारे बच्चों रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड क्या कहता है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumption that either the external financing is not available to the firm or if available cannot be used due to its excessive cost for financing the profitable investment opportunity of the firm। तो रेसिडुअल थ्योरी ये कहता है कि या तो बाहर आपको कोई तैयारी नहीं है एक्सटर्नल फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, लोन वगैरह देने के लिए, या फिर सर वो अवेलेबल तो है बट उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि उससे हमको कोई भी बेनिफिट ही नहीं होगा, कि अगर हम लोग बाहर से लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पता चला कि अगर हमको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 1000 पर मंथ और मुझे चुकाना पड़ रहा है पर मंथ इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 रुपीज, 1500 रुपये, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा मिल रहा है? नहीं सर। Therefore, तो क्या कहा गया, Therefore the firm finance its investment decision by retained earning। तो कहा गया कि फर्म फिर क्या करे, तो फर्म अपने रिटेन्ड अर्निंग से ही इन्वेस्टमेंट कर ले। इसी को कहा गया रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड। मतलब फर्म के पास जो भी रेसिडुअल्स है, बचे हुए जो प्रॉफिट है, फर्म उसी से ही अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स पे इन्वेस्टमेंट कर दे। द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ए बैलेंसिंग फिगर एंड दस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज टू बी रिटेन्ड। तो कहा गया जो भी क्वांटम ऑफ प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो एक बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है ना, मतलब बचा खुचा जो होगा, और वही डिपेंड करेगा आपके वैल्यू ऑफ फर्म के लिए। तो कहा गया कि जो हमारा फर्म का प्रॉफिट है उसी से हम इन्वेस्टमेंट कर ले और अंतिम में जो भी बचा खुचा होगा प्रॉफिट वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज ए डिविडेंड के फॉर्म में। तो कहा गया इफ ए फर्म हैज ए सफिशिएंट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर विल बी मैक्सिमाइज्ड। तो अगर सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है कि हम अपने फर्म के प्रॉफिट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब तो वो हमारे शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा। और शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना मतलब कि हमारे वैल्यू ऑफ फर्म को भी इंक्रीज करेगा। इस हिसाब से हमारा वैल्यू ऑफ फर्म अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। ये बात यहाँ पे कहा गया है। Thus, a firm does not decide as to how much dividend to be paid, rather it decide how much profit should be retained। तो ये ना डिसाइड करे कि डिविडेंड कितना बांटना है, ये डिसाइड करे कि प्रॉफिट कितना रखना है, ठीक है ना, प्रॉफिट कितना रेसिडुअल फॉर्म में रखे और उसी रेसिडुअल को डिस्ट्रीब्यूट आज कर दीजिए, लेकिन जो प्रॉफिट में से आपने पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट किया वो इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो कि भविष्य में इतना ज़्यादा शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ा दे ताकि शेयर होल्डर्स की क्या हो जाए, शेयर होल्डर्स की तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाए, शेयर होल्डर्स की तो एकदम वाहवाही हो जाए, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कहा है। चलिए
अब आ गया प्यारे बच्चों मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। तो आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा सर, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच के बारे में। तो इन्होंने भी यही बात कहा है कि इररिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, मैच द कॉलम में कभी कभी यही शब्द आ जाता है, इररिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो इन्होंने भी इरेलेवेंसी मॉडल कहा है कि फैक्ट डिविडेंड पॉलिसी जो है वो इरेलीवेंट है आपके वैल्यू ऑफ फर्म को डिटरमाइन करने के लिए। तो इन्होंने ये आर्गुमेंट क्यों दिया है, तो इसको लेके यहाँ पे कुछ बातें हैं। तो इन्होंने कहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इज अफेक्टेड बाय द अर्निंग ऑफ द फर्म एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्होंने कहा है एक फर्म का जो वैल्यू डिपेंड करेगा कि वो कितना कमा रहा है, ना कि वो इनकम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पता चला आज आप लोग, तो इनका कहना है कि ठीक है आज की मिठाई आपको अच्छी लग रही है, आप ये नहीं चाह रहे कि भविष्य में इस मीठे को हम और भी बड़ा करके और भी स्वादिष्ट करके आपको क्या करें खाने के लिए दे। तो इन्होंने ये कहा कि आज हम ठीक है, आज हम किसी भी तरीके से कर्ज में अपने आप को डुबो के आपको बेहतर से बेहतर इनकम दे, और कल के दिन पता चला हमारा जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है वो बंद हो गई, तो क्या ऐसा डिविडेंड, ऐसा इनकम रिसीव करने का कोई फायदा है कि जो अभी अभी प्रेजेंट में बहुत ही अच्छा दिखा रहा है और भविष्य में जाके हम लोग को डुबो देगा। तो भविष्य में मत डुबाइए, ठीक है ना, अभी भले ही कम दीजिए, तो बुढ़ापे में हमें क्या दे दीजिएगा, बुढ़ापे में हमें एक अच्छा अर्निंग, एक अच्छा रिटर्न हमें दीजिएगा। The dividend policy is immaterial and has no consequences to the value of the firm. What matter on the other hand is the investment decision, कि ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए कि जो कि आपके फर्म के वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करे। They argued that is subject to a number of assumption. The way a firm splits an earning between dividend and retained earning has no effect on the value of the firm. तो इन्होंने कहा है कि फर्म अपने डिविडेंड और रिटर्न अर्निंग को कैसे इस बांटता है वो मैटर नहीं करता है वैल्यू ऑफ फर्म डिटरमाइन करने के लिए। मैटर क्या करता है कि आपने अपने प्रॉफिट में से कितने अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे इन्वेस्ट किया ताकि वो भविष्य में शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ा। शेयर होल्डर्स के जो वेल्थ बढ़ेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज होगा। तो इन्होंने भी प्यारे बच्चों कुछ एजम्पशन दिए, आइए उन एजम्पशन को जान ले। इन्होंने कहा है द कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट एंड इन्वेस्टर बिहेव रैशनली। तो इन्वेस्टर रैशनली वे में बिहेव करे, ठीक है ना, लॉजिक को समझे, वो इलॉजिकल बात ना करे। ऑल इन्फॉर्मेशन आर फ्रीली अवेलेबल टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो भी चीजें जानने चाहे उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट वे में बताए। देयर इज ए नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड नो टाइम लैग। कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह ना हो और कोई भी टाइम लैग ना हो। सिक्योरिटी आर डिविजिबल एंड कैन बी स्प्लिटेड इनटू ए फ्रैक्शन। सिक्योरिटीज जो हो वो डिविजिबल हो और आसानी से हम उसको फ्रैक्शन में कर सके, ठीक है ना, स्प्लिट कर सके। देयर आर नो टैक्सेस एंड नो फ्लोटेशन कॉस्ट। कोई भी टैक्स ना हो, ठीक है, याद रखिएगा मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में कहा गया है नो टैक्स एंड नो फ्लोटेशन कॉस्ट। नो टैक्स एंड नो फ्लोटेशन कॉस्ट। प्यारे बच्चों ये चीज पूछा गया है आपके एग्जाम में, पूछा गया है कि मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में कौन सा एजम्पशन सही है, नो टैक्स नो फ्लोटेशन कॉस्ट। अभी आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नो है, तो यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं होना चाहिए, ना तो यहाँ पे टैक्स होना चाहिए, ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होना चाहिए, और ना ही कोई यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होना चाहिए। यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं होना चाहिए। The firm has decided the investment policy and the future profit are known with this certainty. फर्म अपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को और फ्यूचर के प्रॉफिट्स को बहुत ही सर्टेनिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है ना, तभी वो भविष्य में एक बेहतर से बेहतर आपके वेल्थ को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, नहीं तो इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पता चला आज भी आप डिविडेंड नहीं बांट रहे हो और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया गलत जगह पे, तो भविष्य में आप लुटिया डुबा दोगे अपने शेयर होल्डर्स का, तो ऐसे में तो आप खत्म हो जाओगे, कंपनी खत्म हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर डिविडेंड डिसीजन MM मॉडल का। तो PO इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन KE। तो PO क्या है, द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, KE क्या है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, D1 क्या है, डिविडेंड टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर, P1 क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर।
If the firm want to finance all the investment proposal, the amount raised through new share will be ascertained with the help of the following formula. ठीक है, तो अगर फर्म ने इन्वेस्ट किया है, if the firm were to finance all investment proposal, the total amount raised through the new share, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू 1, डेल्टा एन इज इक्वल टू आई माइनस ई माइनस एन डी वन डिवाइडेड बाई पी वन. डेल्टा एन मीन्स चेंज इन द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड. एन क्या है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. आई क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड ऑफ कैपिटल बजट. एंड ई क्या है, अर्निंग ऑफ नेट इनकम ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द पीरियड. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. फॉर्मूला प्यारे बच्चों ज़रूर से याद रखेंगे आप लोग दोनों फॉर्मूलेज को, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है. फॉर्मूलेज हम लोग को डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, न्यूमेरिकल्स में पूछ दिया जाता है और मैच द कॉलम में भी पूछ दिया जाता है. तो प्यारे बच्चों ये था डिविडेंड पॉलिसी एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए. ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को चीज़ें बेहतर वे में समझ में आए. तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो आप तक पहुँचाते रहे आपके एग्ज़ाम तक. ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ. तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे से अपने आने वाले अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते रहिए. साथ ही साथ यूपीएचईसी एग्जाम्स के भी अब जो डेट से वो जल्द ही डिक्लेयर होने वाले हैं आपके इलेक्शन के बाद. ठीक है, तो उनके वीडियोस भी बहुत ही जल्द चैनल पे शुरू होने वाला है. तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.